नमस्कार। जय हिंद, जय भारत मेरे मित्रों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ विशेष प्रकार के कानून की। हालांकि ये जो है तो एविडेंस एक्ट और आरटीआई एक्ट दोनों को जोड़ता है, दोनों ही कानूनों को जोड़ता है कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं आपके एविडेंस एक्ट और सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बतलाने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले सूचना के अधिकार की परिभाषा में जाते हैं। कुछ बातें मैं आपको पढ़ करके बतलाऊँगा, कुछ ऐसे ही बतलाऊँगा। तो जो सूचना का अधिकार है, जो पहला सेक्शन बनता है उसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-6 2J की बात जहाँ तक करते हैं, तो 2J में क्या ये मान लिया जाए कि सूचना का अधिकार 150 साल पहले ही भारत में आ चुका रहा है? क्योंकि एक बहुत अच्छे फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि एविडेंस एक्ट 76 में हमें सूचना के अधिकार की झलक दिखती है। कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने। तो 2J1 में जो है उसमें यह बतलाया गया कि भाई आपकी अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। तो कुछ मैं पढ़ के बतला रहा हूँ आपको कि देखिए, पहले तो ये बतलाऊंगा कि 2J में आपका मतलब क्या है। जैसे आरटीआई मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स राइट टू। यानी आरटीआई का मतलब है कि कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी एक्ट के अंतर्गत आती है और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या किसी भी जनसेवक के अंतर्गत रखी हुई है, किसी जनसेवक के पास में रखी गई है, उसके पास में है, वो उसके अंतर्गत आती है। इसमें पहला उसका बिंदु जो बनता है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स। आप इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं। वहीं पर आप बोल सकते हैं कि हमको ये निरीक्षण हमने किया है। और जब भी आप जाएं, साथ में किसी को लेकर के जाएं। अकेले जाने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई बार सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हो जाती है, सोशल एक्टिविस्टों पर कार्रवाई हो जाती है, पत्रकारों पर कार्रवाई हो जाती है। FIR, ये कहने का मतलब ये है कि फर्जी FIR, फर्जी तरीके से फर्जी FIR, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी सर चरम सीमा तक है कि हम खुद भ्रष्टाचार करेंगे और जो रोकेगा उसके ऊपर फर्जी FIR करवा देंगे, उसको फंसा देंगे किसी तरीके से। जबकि हैं खुद भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर ही अगर कहना चाहिए तो FIR होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा FIR ही नहीं, उनको तो डायरेक्ट टर्मिनेट कर करके जेल में डाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, पब्लिक रिकॉर्ड, जो पब्लिक के रिकॉर्ड हैं, पब्लिक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज उनके पास में रखे हुए हैं, वो दस्तावेज आप देख सकते हैं। इसलिए कुछ मुख्य चीज़ें मैंने नोट करके रखी हुई हैं। और दूसरा जो है वो कहता है कि टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, जो वहाँ का एक्सट्रैक्ट्स है, जो वहाँ के मुख्य बिंदु हैं वो ले सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ले सकते हैं, रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं आप वहाँ से। तीसरा है कि टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ रिकॉर्डर मटेरियल्स। ये जुड़ा हुआ है निर्माण कार्यों से। जैसे आप कहीं किसी जन सूचना अधिकारी महोदय को अगर आप आवेदन करते हैं कि यहाँ पर गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए आप इंस्पेक्शन के लिए, देखिए जो पहले अधिकार नेताओं को, विधायकों को, मिनिस्टरों को हुआ करते थे, कितनी अच्छी बात है कि आज वो आपके हाथ में आ गई है, आज एक आम जनता के हाथ में आ गई है और उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं लोग। बात ये है।
और अगर ये बात सबकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो, भ्रष्टाचार की सीमा कम हो जाए। क्योंकि जब भी आप कभी किसी कार्य का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, निरीक्षण के लिए लगाने जाएंगे, तो निरीक्षण के दौरान वो सामने वाला सोचेगा कि निरीक्षण में आखिर ये देख क्या रहा है, लिख क्या रहा है, समझ में तो आएगा नहीं। तो इससे कम से कम भ्रष्टाचार में कमी तो आ ही जाएगी, आ ही सकती है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। मेरे मन में तो ये ख्याल आ रहा है। अब आपके मन में जो ख्याल आ रहा हो उसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो उस मटेरियल का सैंपल भी ले सकते हैं, और सैंपल के लिए आप जो विभाग वाले हैं, विभाग वालों को बुलवा करके उस सैंपल को, जो उनकी टेस्टिंग लैब है, टेस्टिंग लैब में भी भिजवा सकते हैं कि भाई ये किस तरह का मटेरियल है, कितने कितने का मसाला तैयार किया जा रहा था। आपने रोड को 12 मीटर के लिए कहा था, लेकिन रोड आप 8 मीटर ही बना रहे हैं, और इसमें इतने बाई इतने का जो है तो सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन आप तो उस चीज़ से हट करके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है तो हम टेस्टिंग के लिए भिजवा रहे हैं, लैब टेस्टिंग के लिए मटेरियल भिजवा रहे हैं। और उसके बाद में ही जो है तो ये सारी चीज़ों का जब टेस्ट हो जाता है, तो टेस्ट हो जाने के बाद में आगे की क्रियाविधि और भी सही हो जाती है। तो आप टेस्टिंग आप मटेरियल्स कर सकते हैं। तो लेकिन एविडेंस एक्ट कुछ चीज़ों की परमिशन देता है, कुछ चीज़ों की परमिशन नहीं देता है। देखिए, आपको एविडेंस एक्ट इंस्पेक्शन ऑफ वर्क की परमिशन मान लीजिए नहीं देता है, आपको पब्लिक रिकॉर्ड्स की परमिशन आपको नहीं देता है, एविडेंस आपको टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की परमिशन आपको नहीं देता है। आप सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं लीजिए, चलिए उनकी परमिशन नहीं देता है, या सैंपल या रिकॉर्ड की भी परमिशन नहीं देता है। मैं केवल एविडेंस एक्ट पर बात कर रहा हूँ, एविडेंस एक्ट नहीं देता है। लेकिन 76 जो आपको परमिशन देता है, सबसे बड़ी परमिशन, कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, कॉपी, वीडियोस, कैसेट्स, पेन ड्राइव और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। आप उसको किसी भी फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, किसी भी चीज़ में आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ये परमिशन तो एविडेंस एक्ट 76 आपको दे रहा है ना। तो आप उस पर कायम रहिए, आप उस पर जाइए, कुछ RTI का प्रयोग करिए, कुछ 76 का प्रयोग करिए। दोनों का प्रयोग करके अगर आप बनाएंगे तो बात बन जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। और फ्लॉपीज़ में लीजिए, टेप्स में लीजिए, वीडियोज़ में लीजिए, नहीं लंबे चौड़े बना देंगे कि बिल आप इतने साल से इतने साल तक का मांग रहे हैं, तो आपके A4 साइज़ का प्रिंट आउट का आपका ये हुआ, तो कुल मिला करके आपका बिल 6400 का हो गया, तो आपका बिल 7500 का हो गया। तो सामने वाला सोच लेता है कि वो बिल को देख करके ही वो सूचना का अधिकार लेने नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ये काम मत करिए, आप ये गलती मत करिए। आप सबसे पहले निरीक्षण करिए, उसके बाद में जो है तो निरीक्षण के बाद में देख लीजिए कि उसमें क्या लेने लायक है और क्या लेने लायक नहीं है। जनता को भी सुनिए, वहाँ की जनता कुछ रहती है आसपास की, उनकी भी सुनिए और उनसे भी पूछिए। वो भी कुछ गुप्त चीज़ें बतलाएंगे कि कहाँ पर गलत हुआ है, कहाँ पर सही हुआ है। तो इस तरह से भी कार्य किया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं कि भाई आप अपने प्रोटोकॉल्स, आप जो आपके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, चलिए आप अपने प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करिए। हम नहीं रोक रहे हैं, वी आर नॉट इनहिबिटिंग यू बाय फॉलोइंग योर प्रोटोकॉल्स। हम आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने से आपको रोक नहीं रहे हैं, बट आप PDF फॉर्मेट में जो है आप उसको स्कैन वर्ड फाइल में दे सकते हैं। आप वर्ड फाइल में उसको दे सकते हैं, उस रिकॉर्ड को आप डिवाइस में प्रिंट आउट उस तरह से डायरेक्ट मत दीजिए, लेकिन वर्ड फाइल के PDF में तो आप दे सकते हैं ना। तो आप वर्ड फाइल में आप दे दीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी जा रही है या कोई प्रश्न पूछना है इस संबंध में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9424353216 पर फ़ोन करके आप
बात कर सकते हैं, मैं आपको बराबर जवाब दूंगा उसका। और इंडियन एविडेंस एक्ट 74 जो ये कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। अब कभी कभार बात ऐसी हो जाती है कि कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट का मामला तो कोर्ट का होता है, तो ये कोर्ट की बात है, तो ये कोर्ट से जो है तो गवर्न होगा। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरी तरह से मैं इसे गलत कहता हूँ। मैं इसे गलत नहीं कहता हूँ, ये कानून ही इसको गलत कहता है। कानून ने इस तरह से बनाया हुआ ही है कि अगर एविडेंस एक्ट में बना हुआ है, एविडेंस एक्ट माननीय हाई कोर्टों ने कई जगह इस तरह के निर्देश दिए हैं, कई जगह इस तरह के ऑर्डर दिए हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद हैं, दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, तो दस्तावेज देना आपकी जिम्मेदारी है। अब कोई भी हाई कोर्ट का आदेश या माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार हो जाता है तो किसी एक जगह के लिए सीमित नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए एक विधान बन जाता है। तो इस तरह से इंडियन एविडेंस 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है। अब पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, बात को समझिएगा, पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड आप लीजिए। पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, बात नोट कर लीजिएगा। पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कभी कभार भूमि की खरीदारी हुआ करती है, तो आपका भूमि वालों के साथ लेन देन हुआ, डीड हुई, पब्लिक डीड हुई, तो तब तक तो वह प्राइवेट डॉक्यूमेंट के दायरे में आता है। लेकिन जब वो कोर्ट में जाकर के उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराता है तो वो एक दस्तावेज का रूप ले लेता है। फिर वो रजिस्ट्रार के कार्यालय जाता है, और रजिस्ट्रार कौन होता है? एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक पब्लिक सर्वेंट है। इसलिए अब वो लोक दस्तावेज हो गया, अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, अब आप उसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो प्राइवेट है तब तक आप उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आरटीआई एक्ट जो है प्रभावी होता है इन तमाम चीज़ों पर, और इन चीज़ों पर सेल डीड जो होती है, सेल डीड प्राइवेट डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। लेकिन जब सेल डीड के बाद में वो रजिस्ट्रार कार्यालय चला जाता है, उनकी नोटरी हो जाती है, रजिस्ट्रार कार्यालय में वो जो सरकारी कर्मचारी बैठते हैं वो बना देते हैं। उस प्रकार से बनाने के बाद में वो एक जन सेवक के पास पहुंच गया, एक पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंच गया, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, तो आप उसे ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो जो भी ऑफिशियल एक्ट उसने किए होंगे, एक पब्लिक सर्वेंट ने जो भी ऑफिशियल एक्ट किए होंगे उसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं उस जानकारी को। अब उसमें मैं बतलाऊंगा कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कुछ निम्नलिखित के डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट आर रिकॉर्ड ऑफ एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हो, चाहे किसी अधिकारी या कर्मचारी के रिकॉर्ड की बात हो, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में ही आएंगे। और चाहे कोई वो आप ऑफिशियल बॉडीज़ का हो, भारत के ट्रिब्यूनल का हो, पब्लिक ऑफिसर का हो, लेजिस्लेटिव का हो यानी विधायिका का हो, जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव का हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी कोने का हो, कहीं का भी हो, यहाँ तक कि और तो और फॉरेन कंट्री का भी हो। लेकिन फॉरेन कंट्री का अगर कोई रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
MOU होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। जब तक दोनों देशों के बीच में MOU नहीं होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तब तक आप नहीं ले सकते हैं इस बारे में इन रिकॉर्डों को। रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिकॉर्ड कोई भी प्राइवेट रिकॉर्ड जो किसी कार्यालय में रखा हुआ है पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में, सरकारी कार्यालय पर, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। वो भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं, लेने के लिए स्वतंत्र हैं आप। तो ये RTI की एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जो है जुड़ता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 और राइट टू इंफॉर्मेशन सेक्शन 2J। तो इसमें जो है हमने बतला ही दिया कि आप जांच करना राइट टू इंफॉर्मेशन में 2J में आता है। और 2J में हमने कई बार ऐसा देखा है कि करोड़ों करोड़ों के घोटालों का उजागर हुआ है, करोड़ों करोड़ों के घोटाले उजागर हुए हैं। इसीलिए RTI कार्यकर्ताओं के ऊपर जान माल का खतरा भी रहता है, लेकिन उसके लिए भी अब नियम कानून बना दिए गए हैं। उनके लिए भी अब नियम कानून गवर्नमेंट ने तय कर दिए हैं कि भाई उनकी भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, उनको हर प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। हालांकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का काम है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर भी रही हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण उन पर जो है तो अभी रोक लग नहीं पा रही है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होते ही जा रहे हैं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और आप मुझे ही बोलने लगेंगे कि आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर एक आम नागरिक भी चाहे तो वो भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है। तो इसके लिए हम और आप भी आगे आ सकते हैं, या जो चाहे वो भी आगे आ सकता है, RTI का सहारा लेकर के आगे आ सकता है, या एविडेंस एक्ट का सहारा लेकर के आगे आ सकता है। तो इसमें जो है तो एक बात तो हुई रही है एक बार कि जो मटेरियल यूज किया गया है उसका सैंपल, मटेरियल जो यूज किया गया रहा है उसका सैंपल देने से इनकार कर रहे थे। जब उन्होंने इनकार किया कि मैं मटेरियल का सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं, तो देखिए अगर कोई जानकारी जानबूझ कर के नहीं देगा या फ्रॉड करेगा आपके साथ में, तो फ्रॉड करना 420 के अंतर्गत आ गया, 207 के अंतर्गत आ गया, 166 के अंतर्गत आ गया, 188 IPC के अंतर्गत आ गया। और अगर ऐसा लगा कि कुछ और लोग भी मिले हुए हैं तो 120B के अंतर्गत भी आ जाता है। तो उसकी रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रही है, कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप निकटतम थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। 18(1) का भी आप सहारा ले सकते हैं। आप डायरेक्ट आयोग को कंप्लेंट कर सकते हैं कि फलाने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा जो है तो वायोलेशन ऑफ लॉ किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एविडेंस एक्ट की बात है, कानून की बात है, और कानून में कानून की अवहेलना करना बहुत बड़ा जुर्म होता है, और जुर्म जुर्म ही कहलाएगा। तो अगर पुलिस में ये मामला दर्ज नहीं हो पाता है कि आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, तो आप प्रथम अपील से बचिए, अगर द्वितीय अपील से भी बचिए। आप डायरेक्ट जा कर के और थाने जाइए, थाने में जा कर के शिकायत दर्ज करवाने की एक एप्लीकेशन दीजिए। अगर दर्ज नहीं होती है तो 156(3) के तहत आप कोर्ट में जा कर के भी आप दर्ज करवा सकते हैं। और वहाँ से बनी बात है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते यानी कि न्याय का एक ही दरवाज़ा है। जब किसी को न्याय नहीं मिलता, जब कभी कभार बातें होती हैं, जब कोई हर तरह से निराश हो जाता है, तो उसके मुख पर केवल एक ही बात आती है हमेशा, चलिए कोई बात नहीं है, हम भी तुमको कोर्ट में देख लेंगे। तो देखिए कोर्ट पर जनता का कितना ज़्यादा विश्वास है। तो
अब तक के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें ताकि अन्य ज़रूरतमंदों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।